एपिसोड 83 बर्फीला कांड। अदा बर्फ के ऊपर अपना बैलेंस बना रही थी कि अधिप टपक पड़ा। बेचारा अधिप कुछ समझता कि उसके घर में इतना शोर क्यों है या फिर यहाँ हो क्या रहा है कि सामने से अदा टाइटैनिक पोज में आई और अधिप से टकरा गई। अदा खड़ी थी तो फिसल के सीधा नीचे पानी में छम से गिरी। जो टाइटैनिक पोज पहले खड़े हुए था अब वो जमीन पर लेटा हुआ हो गया था और साथ में एक और टाइटैनिक पोज बन गया था, पर उल्टा वो भी बर्फ पर लेटा हुआ। अदा के टकराने से अधिप बर्फ के ऊपर पेट के बल गिर पड़ा था और उसका भी लेटे हुए टाइटैनिक पोज बन गया था। अधिप को अचानक से देख के रिधिमा और दिशा ने अपनी आंखें बड़ी कर ली थी, लेकिन बेचारे तनय को तो होश ही नहीं था। उसकी पीठ और बैक ठंड से लाल पड़े जा रहे थे। हाय ठंडी! तनय की रीढ़ की हड्डी ही सुन्न पड़ चुकी थी। ऊपर से बेचारे के पीठ के छाले अब पिचक के चपाती बन गए थे। बेचारा समझ ही नहीं पा रहा था किस चीज का दर्द फील करे, छाले फूटने का या फिर ठंड से लाल पड़ने का। अब तो बेचारी दिशा भी अधिप को देख के शौक में चली गई थी। उसने भी बर्फ को रोकने की कोशिश छोड़ दी थी। अधिप भी बेचारा शौक में आंखें बड़ी किए हुए था। अचानक से जो बर्फीला हमला उसके ऊपर हुआ वो समझ ही नहीं पाया। बेचारे को तो पता ही नहीं चला उसकी क्यूट बीवी ने उसके साथ बर्फीला कांड कर दिया। ऊपर से अधिप कुछ समझता उससे पहले वो भी बर्फ की वजह से फिसलने लगा था। ऊपर से पूरे हॉल में पानी तो पहले से भर गया था जिससे बर्फ और फिसल रही थी। अब तो बर्फ को आगे बढ़ाने के लिए ना हाथ नुमा चाबुक की जरूरत थी ना पैर नुमा ब्रेक की। सबकी बर्फ बिना एक्सीलेटर के बस भागे जा रही थी। रिधिमा ने इस गेम का नाम वैसे सही ही रखा था, बिना एक्सीलेटर की गाड़ी, जो बस भागे जा रही थी, जिसका अब तो पैर नुमा ब्रेक भी फेल हो चुका था। अधिप को जैसे ही ठंडा महसूस हुआ उसका दिमाग गर्म हो गया। वो बर्फ को रोकने की कोशिश करने लगा। अदा ने अधिप को लेट के बर्फ पर राइड करते देखा तो वो भी उठ के खड़ी हो गई। अधिप बस अपनी बर्फ जैसे तैसे सोफा पकड़ के रोकने ही वाला था कि अपनी अदा रानी भी दूसरी बर्फ पर अधिप के जैसे पेट के बल लेट के आई और फिर पीछे से अधिप की बर्फ को धक्का दे दिया। लो भाई, हो गई एक थांसू बर्फीली स्लाइड। अब तो अधिप पेंगुइन बन के सारी बर्फ पर तैर रही मछलियों को एक साथ खा जाएगा। लेकिन अधिप के गुस्से से बेखबर अपनी क्यूट अदा अपने हाथों से बर्फ को और तेज तेज चलाते हुए अधिप से बोली, बॉस बॉस मैं जीत गई, चलो फिर से रेस लगाते हैं। अधिप ने गुस्से में अदा को देखा जैसे बोल रहा हो, बस बेटा एक बार इस बर्फ को रुकने दो, बताता हूँ। तुम्हारी सारी रेस रस्सी से बंधी नजर आएगी। पर अदा को कोई फर्क पड़ना था क्या? अदा तो मस्त अपने हाथों से बर्फ चलाने में लगी थी। उसको ऐसे राइड करने में बड़ा मजा आ रहा था। लेकिन रिधिमा ने अधिप के गुस्से को भांप लिया था। उसने जल्दी से टेबल की मदद से अपनी बर्फ रोकी और खड़े होकर अपने नाखून चबाते हुए सोचने लगी, रिधु बेटा तू तो गई, ये सब तुझे मिलके धोबी पछाड़ देंगे। कुछ सोच, बचने का कोई तो रास्ता सोच। कि रिधिमा के दिमाग की बत्ती जली और वो जल्दी से भाग के अदा की बर्फ के पास आई और उसको रोक लिया। अदा बर्फ में उठ के बैठ गई और मासूमियत से बोली, अच्छे बालों वाली भाभी क्या हुआ, आपने मुझे रोका क्यों? कितना मजा आ रहा था, मुझे बॉस को हराना है। रिद्धिमा ने एक नजर अधिप को देखा और बेचारगी से बोली, अभी तुम उसको हराओगी, बाद में वो हम तीनों को हलाल कर देगा। खास कर मुझे तो हलाल करने के बाद गर्म तेल में तलेगा। अदा नासमझी से बोली, मतलब? रिधिमा बेचारों सा मुंह बनाए बोली, मतलब ये कि मैंने तुमको गाड़ी चलाना सिखाया ना, अब तुम मेरी रक्षा करो। अदा खुश होते हुए बोली, मैं सुपर हीरो हूँ क्या जो आपकी रक्षा करूंगी? रिधिमा बोली,
हाँ मेरी जान, तुम तो सुपर डुपर हीरोइन हो, आज तो तुमको अपना जलवा दिखा के मेरी जान बचानी है। अदा खुश होते हुए बोली, सच्ची? रिधिमा ने अपना सिर हिला दिया और अदा का हाथ पकड़ के खड़ा किया और दिशा को देखने लगी। दिशा शौक में अभी तक आंखें बड़ी करे तनय को चीखता देख रही थी। रिधिमा ने अदा को साइड ले जाके खड़ा किया और दिशा की बर्फ के पीछे भाग के आई और दिशा को पकड़ के खींच लिया। दिशा डर से चीखते हुए बर्फ से नीचे गिरी, पर दिशा की चीख बंद होती उससे पहले अदा की बर्फ की सिल्ली जिससे अभी अदा उठी थी, वो फिसलते हुए उसको कुचलने के लिए आने लगी। दिशा ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली और जोर से चीखने लगी, लेकिन रिधिमा ने जल्दी से दिशा को पीछे घसीट लिया। अधिप और तनय भी इसलिए बर्फ से नहीं कूद रहे थे क्योंकि वहां और फिसल रही बर्फ उनको आके भेड़ देती और उनको चोट बहुत आ सकती थी। इससे अच्छा था कि वो दोनों बर्फ पर अपनी आंतें सिकुड़वा ले। पर इतनी सारी चीखने की आवाज सुन के जन्य, जो इतनी देर से किसी से फोन पर बात कर रहा था, वो नीचे आया तो उसकी आंखें फैल गई। वो किसी की बर्फ रोकता उससे पहले तनय पीछे से फिसलते हुए आया और अपने साथ जन्य को भी ले लिया। अब अपने बॉडीगार्ड को ऐसे कैसे सूखा सूखा छोड़ा जा सकता था? उसका बैग भी तो लाल होना चाहिए ना। लेकिन जन्य तनय के ऊपर गिरा था तो तनय और जोर से चीख पड़ा। बेचारे तनय का बैक और पीठ वैसे ही गल के कम हुए जा रहे थे कि जन्य जैसे पहाड़ ने गिर के उसका सीना और पिचका दिया। भाई के मुंह से डबल चीख निकलना तो लाजमी था। तनय के चीखने से जन्य गुस्से में चिल्ला पड़ा, अरे गधे चुप, ये क्या रायता फैला रखा है? ये क्या हरकत है? तनय भी चिढ़ते हुए बोला, हट गधे, आके फैल गया मेरे ऊपर, बोल रहा है मैंने रायता फैलाया। पर छोड़ ये सब भाई, अभी बचा मुझे, वरना मेरे शरीर में फैलने लायक कुछ बचेगा नहीं। जन्य चिढ़ते हुए बोला, तो ये तमाशा किया ही क्यों? तनय बेचारों सा बोला, भाई एक बार सिर घुमा के देख मेरी हालत, मुझे देख के तुझे ऐसा लगता है मैं ये कांड कर सकता हूँ? यहाँ सब लाल हुआ पड़ा है और तुझे लगता है इस कांड का ऑर्गेनाइजर मैं हूँ? भाई मैं ऑर्गेनाइजर होता तो क्या ऐसे तेरे नीचे पड़ा होता? पर ये भी छोड़ भाई, बस इस बर्फ को रोक, वरना कहीं मैं भी इस बर्फ के साथ न पिघल के यही फैल जाऊं। प्लीज अपने इस दोस्त की लाल पड़ी जान को बचा ले। जन्य ने अपना सिर झटका, फिर नजरें घुमा के अधिप को देखा जो बस सोफे तक पहुंचने ही वाला था। जन्य ने फिर तनय से कहा, तूने नहीं किया तो ये पागलपन किसने किया? तनय तपाक से बोला, तेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पगलेट बीवी ने। जन्य का गुस्सा और बढ़ गया। उसकी नजरें रिधिमा को ढूंढने लगी तो रिधिमा दिशा को उठा के खड़ा कर रही थी, लेकिन दिशा इतनी देर से बर्फ पर बैठने की वजह से थोड़ी सुन्न पड़ गई थी। रिधिमा की भी नजरें जन्य से मिली तो वो और डर गई, अब तो सब उसका कीमा बना देंगे। रिधिमा ने जल्दी से दिशा को खड़ा किया और बोली, जान प्यारी है तो भागो। दिशा तो वैसे ही तनय को देख के डरी हुई थी, उसको भी भागना सही लगा। रिधिमा ने अदा का हाथ पकड़ा और तीनों रिधिमा के रूम में भाग गए। अब तीनों कांड की साथी थी तो बचाओ भी तो तीनों को साथ में सोचना था, लेकिन अफसोस दिमाग लगाने वाले प्राणी तो उसमें बस दो थे। बेचारे अधिप ने अपनी बर्फ रोकी और बर्फ से उतर के खड़ा ही हुआ था कि जन्य और तनय पीछे से आए और इस बार अधिप को अपने साथ ले लिया। अब तो तनय के ऊपर दो दो पहाड़ हो गए थे। बेचारा आज तो वो बर्फ में ही दब के मर जाएगा, उसकी बर्फीली समाधि होगी। लेकिन अधिप ने पैर लगा के बर्फ रोकी और गुस्से में खड़ा हो गया और चारों तरफ तीनों तितलियों को देखने लगा। जन्य भी खड़ा हो गया था, लेकिन बेचारा तनय पस्त पड़ चुका था, उसके अंदर तो अब खड़े होने तक की ताकत नहीं बची थी।
जन्य ने तनय को उठा के खड़ा किया तो बेचारे की बॉडी ही अकड़ गई थी, उसके हाथ और पैर किसी स्टैचू जैसे हो गए थे। स्टैचू बोलो या रोबोट जिसमें जंग लगने से वो काम करना बंद कर देता है। अधिप सभी जगह तीनों को देख रहा था कि उसको रिधिमा के रूम से डोर बंद होने की आवाज आई। अधिप ने गुस्से में रिधिमा के रूम की तरफ देखा तो जन्य भी सीरियस हो गया और बोला, आज ही इस लड़की को उठा के बाहर फेंक देते हैं, आंटी को देखेंगे कैसे संभाल सकते हैं। अधिप ने जन्य को तिरछी नजरों से देखा, फिर अधिप को भी आज रिधिमा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब आना भी था भाई की आंते जो बर्फ से सिकुड़ गई थी। तनय भी बोला, हाथ लगे मेरी वाली को भी फेंक देना। जन्य और अधिप दोनों तनय को देखने लगे तो तनय ने अपने हाथों को जोर लगा के मोड़ा और अपने बैक पर रखते हुए बोला, भाई बिना मारे गजब सुझाया है, फील करता हूँ तो लगता है महीनों सीधा नहीं बैठ पाऊंगा। अधिप ने कोई जवाब नहीं दिया और रिधिमा की रूम की तरफ चला गया। तनय ने भी जन्य के गले में हाथ डाल लिया और बोला, भाई उठा के ले चल, कुछ कर तो नहीं सकता पर दोनों की वॉट लगते जरूर देख लूंगा, कुछ तो ठंडक डॉट। तनय इतना ही बोला था कि फिर जल्दी से घबराते हुए बोला, ठंडक नहीं गर्म गर्म कुछ तो गर्माहट मिलेगी दिल को, शरीर तो गर्म करने लायक भी ना छोड़ा उन छोरियों ने। जन्य ने अपना सिरना में हिला के कहा, नौटंकी, और तनय को भी सहारा देकर रिधिमा के रूम की तरफ ले गया। अधिप गुस्से में रिधिमा के रूम के पास आया और डोर पर हाथ मारते हुए बोला, ओपन द डोर। पर अंदर से ना कोई जवाब आया, ना ही डोर ओपन हुआ। जन्य और तनय भी तब तक वहां पर आ गए थे। तनय फिर बोला, भाई पक्का अंदर कोई साजिश रच रही होंगी अपनी बैंड बजाने को। अधिप ने घूर के तनय को देखा और फिर डोर पर हाथ मारते हुए बोला, मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, ओपन द डोर। पर फिर कोई जवाब नहीं आया तो तनय फिर बोला, भाई दोनों कांडी लड़कियां हैं, मुझे डर तो अपनी गिलहरी के लिए लग रहा है, पता नहीं उसको क्या सिखाएंगी। अब तो अधिप का माथा और ठनक गया। उसने गुस्से में डोर तोड़ने का सोच लिया और डोर पर मारने के लिए अपना पैर उठाया ही था कि डोर ओपन हुआ और अंदर से एक अप्सरा बाहर आई। तीनों के तीनों बस अपनी आंखें फड़े उस अप्सरा को देखने लगे। बेचारा अधिप तो अपना पैर नीचे करना ही भूल चुका था। वो अपना पैर हवा में उठाए और आंखें फाड़े सामने खड़ी अप्सरा यानी कि अपनी क्यूट अदा को देख रहा था। अदा ने क्रॉप टॉप और उसके ऊपर सिफॉन की ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी। हाथों में चूड़ियां डॉट हाँ कुछ बड़ी थी पर हाथों की शोभा ओ माय गॉड, उसमें तो चार चांद लगा रही थी। आंखों में आईलाइनर, मोटा मोटा काजल, साइड में काजल से नोक निकली हुई जो आंखों को किसी हिरनी की आंखों जैसी खूबसूरती दे रही थी। गालों पर ब्लशर, कानों में बड़े बड़े झुमके, होठों पर हल्की लाल लिपस्टिक। उस पर अदा के बाल जो आज घुंघराले नहीं स्ट्रेट थे और आगे से दोनों साइड पफ बना हुआ था, काले सीधे लंबे बाल। अदा के बाल तो वैसे ही लंबे थे लेकिन घुंघराले होने की वजह से कमर तक ही आते थे, लेकिन आज सीधे होने के बाद वो बाल कमर के नीचे तक लटक रहे थे। अदा की तो काया ही पलट हो गई थी। उस साड़ी वाले लुक में अदा कयामत लग रही थी। उसकी सुंदरता का वर्णन कुछ शब्दों में किया ही नहीं जा सकता था। उसकी खूबसूरती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि अपने तीनों छोरे कठपुतली बन के खड़े एक टक अदा को देख रहे थे। अदा को पहचान पाना बहुत मुश्किल था। अदा का ये अप्सरा लुक देख के तो अधिप का तो छोड़ ही दो, जन्य और तनय ये सोच रहे थे कि ये उनकी बच्ची है। हाय, आज तो उन दोनों का मन भी था कि अदा को कहीं छुपा दे, कहीं किसी की नजर ना लग जाए उनकी बच्ची को। लेकिन अदा भी शांति से खड़ी तीनों को देख रही थी। चारों तरफ बस सन्नाटा था। अब भाई इस सन्नाटे का कोई नाम नहीं था। आप लोग समझ लो क्या हाल होगा अधिप का।
पर तीनों को स्टैचू बने देख रिधिमा और दिशा डोर के पीछे से तीनों को देखते हुए चैन की सांस ले रही थी। रिधिमा दिशा से धीरे से बोली, तुमको कैसे पता अगर अदा को रेडी कर दिया तो सब शांत हो जाएगा? दिशा मॉल वाला इंसिडेंट याद करते हुए बोली, अपनी अदा है ही एकदम बबाल, उसको कोई लड़कियों जैसे रेडी देख ले तो हिप्नोटाइज हो जाए। रिधिमा अपना सिर हिलाते हुए बोली, बात तो सही बोल रही हो, मैंने तो बस अदा को सीखा पढ़ा के अपनी ढाल बनाने का सोचा था, पर तुम्हारे आइडिया का क्या ही कहना, बस जरा सा मेकअप और कपड़े और बालों को स्ट्रेट करने से बिना गन के गोलियां चल गई। दिशा मुस्कुरा दी। रिधिमा फिर अदा को देखते हुए बोली, पर एक बात बोलूं, नियत तो मेरी भी खराब हो रही है। दिशा ने सिर उठा के रिधिमा को देखा और बोली, ओए बहन है वो मेरी, वो उस टाइप की नहीं है। रिधिमा दिशा के सिर पर मारते हुए बोली, गधी, मैं प्यार वाली नियत की बात कर रही हूँ, हवस वाली नहीं। इतनी प्यारी लग रही है कि मन कर रहा है टाइट हग कर लूं, खूब सारे फोटो खींचा लूं। हाय, अदा को देख के तो मेरे फॉलोअर्स टू चुटकी में बढ़ जाएंगे। यार, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, पहले खूब सारा फोटो शूट कर लेती, फिर इसको बाहर भेजती। दिशा ने मुंह बना लिया और रिधिमा के पैर पर पैर मारते हुए बोली, तुम अपने फॉलोअर्स बाद में बढ़ाना, पहले सोचो हम लोग कैसे बच के भागेंगे। रिधिमा सोचने लगी और बोली, हाँ यार, भागना तो पड़ेगा ही, वरना अधिप तो अदा को देख के हम दोनों को छोड़ देगा, लेकिन ये बिल्डोजर आज पक्का मुझे उठा के बाहर फेंक देगा और मुझे नहीं जाना यहाँ से। दिशा, तो कुछ सोचो। रिधिमा, क्या सोचूं यार, दिमाग की बत्ती ही नहीं जल रही, तुम ही कुछ सोचो। दिशा, अदा को रेडी करके बचने का तरीका मैंने ही बताया था ना, अब भागने का तरीका तुम सोचो। रिधिमा, तो मेरी जान, भागने का भी तरीका बता दो ना, मुझे तरीका पता होता तो तुम्हारे साथ टाइम पास थोड़ी ना करती। दिशा ने अपना सिर हिला दिया, फिर कुछ सोचा और रिधिमा के कान में बोली। तो रिधिमा मुस्कुरा दी और बोली, जियो गुलाबो। दिशा ने मुंह बना लिया और बोली, गुलाबो मत बोला करो, समझी। रिधिमा, अच्छा माते, तुम अभी मत भड़को वरना हम दोनों भाड़ में नजर आएंगे। दिशा नॉर्मल हो गई और जैसा दोनों ने प्लान बनाया था वैसे किया। दोनों चार पैरों पर आ गई और धीरे धीरे अदा के पीछे से रूम से बाहर निकल गई। अपने तीनों हीरो स्टैचू बने खड़े बस अदा को देखते रह गए। रिधिमा और दिशा जल्दी से नीचे आई और अदा को आवाज देते हुए बोली, अदा भाग। अदा ने जैसे दोनों की आवाज सुनी अपनी साड़ी उठाई और भागी, लेकिन अधिप का पैर अभी तक हवा में था तो अदा का धक्का अधिप को लगा और वो लड़खड़ाते हुए गिरने लगा। जन्य ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। अदा भाग के नीचे रिधिमा और दिशा के पास आई तो रिधिमा दोनों को लेकर बाहर भाग गई। अधिप गुस्से में चिल्ला पड़ा, अदा रुको। पर अदा के कानों में अधिप की आवाज नहीं पड़ी, वो पहले ही बाहर जा चुकी थी। अधिप का दिल घबराहट से तेज चलने लगा। वो अदा को ऐसे अप्सरा लुक में घर से बाहर जाने नहीं दे सकता था। अधिप भी जल्दी से भाग के नीचे आया, पर पूरे हॉल में पानी था तो बेचारा फिसल के गिर पड़ा। ऊपर खड़े जन्य और तनय दोनों का मुंह और आंखें हैरानी से खुल गई। अधिप ने गुस्से में जमीन पर हाथ मारा और उठ के खड़ा हुआ और फिर बाहर भाग के आया तो रिधिमा और दिशा अदा को लेकर जा चुकी थी। अधिप के कपड़े गीले थे पर भाई के दिल और दिमाग में आग लगी हुई थी। अदा कहाँ जाएगी, और वो भी ऐसे? सोच सोच के उसके दिमाग के कीड़े कुश्ती लड़ रहे थे। कहाँ ले गई रिधिमा अदा को? अब क्या करेगा अधिप? क्या अदा के ऊपर फूटने वाला है अधिप का गुस्सा? क्या हाल होगा रिधिमा का? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय चैलेंजिंग वाइफ। एपिसोड 84, घोर क्या घनघोर झूठ।
रिधिमा और दिशा अदा को लेकर तनय के घर आ गई। अब उनका बचाव अपनी लेडी डॉन ही कर सकती थी। उनके आगे तो जन्य हो या तनय या फिर अपना सुपर हॉट हीरो अधिप सभी पानी भरते थे। रिधिमा ने पहले ही शाखा से सेटिंग जमा के रखी थी। शाखा ने रिधिमा के कहने पर पहले ही गाड़ी रेडी रखी थी। वहीं अपना पर्वत जैसा आदमी तीनों तितलियों की बग्गी अरे मतलब गाड़ी चला रहा था, वरना इतनी आसानी से क्या तीनों अधिप की जेल ओ घर से निकल पाती। तीनों तितलियां तनय के घर पहुंची तो निहारिका जी अदा को तो पहचान ही नहीं पाई और दिशा से पूछने लगी, ये लड़की कौन है बेटा? दिशा ने निहारिका जी के पैर छुए फिर बोली, मम्मी जी ये अपनी क्यूट अदा है। निहारिका जी तो हैरानी से ऊपर से नीचे तक अदा को देखने लगी, फिर जल्दी से सर्वेंट से मिर्ची और नमक मंगाया और अदा की नजर उतारने लगी। अदा नासमझी से उनको देख रही थी। अदा को नहीं पता था कि निहारिका जी क्या कर रही हैं, तो उसने पूछ लिया, आंटी ये आप क्या कर रही है? निहारिका जी ने वो मिर्ची सर्वेंट को दी और जलाने को बोला, फिर अदा के गाल पर प्यार भरा हाथ रखते हुए अपनी आंख से काजल निकाला और अदा के कान के पीछे लगाते हुए बोली, सोन परी लगी रही है मेरी बेटी, नजर तो उतारनी ही पड़ेगी। अदा मुस्कुरा दी तो निहारिका जी आगे बोली, उसको नजर उतारना बोलते हैं, जब कोई हद से प्यारा लगता है तब ऐसा किया जाता है, कहीं अपनी ही नजर उसको ना लग जाए। अदा फिर मुस्कुरा दी पर उसको ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। अदा बड़ी हो गई थी और उसका एक फंडा भी बन गया था, अगर कुछ समझ न आए तो बस मुस्कुरा दो। लेकिन अदा कुछ सोचते हुए बोली, आंटी आप भी बहुत प्यारे लग रहे हो, मैं भी आपकी नजर उतार दूं। निहारिका जी हंस दी और अदा को साइड हक करते हुए बोली, बेटा मेरी नजर लगने वाली उम्र गई। निहारिका जी की बात सुन के रिधिमा जोर से हंस पड़ी और बोली, आंटी वैसे आप आज भी बॉम्ब लगती हो। निहारिका जी रिधिमा की बात सुन के सीरियस हो गई। दिशा भी रिधिमा का हाथ दबाते हुए बोली, अपना ये गुमटी में खड़े होकर सुट्टा फूकने वाला छोरा हर टाइम बाहर लाना जरूरी है क्या? लो अपनी डॉक्टर मैडम को घुमा के सड़क छाप छिछोरा ओ मतलब छोरा बना डाला अपनी छिपकली ने। रिधिमा ने दिशा को एक नजर देखा फिर बेचारों सा मुंह बना लिया। भाई उसकी तो किस्मत ही फूटी थी। वो कुछ भी बोले या करे कांड होना तो पक्का था। लेकिन रिधिमा को सीरियस देख के निहारिका जी जोर से हंस पड़ी और बोली, तुमने तो मेरे कॉलेज के दिनों के एक्स बॉयफ्रेंड की याद दिला दी, वो भी मुझे ऐसे ही बुलाता था। रिधिमा और दिशा दोनों की आंखें फैल के 50 हो गई। भाई होनी भी थी, उनसे एक नहीं पट रहा। यहाँ निहारिका जी अपने एक्स की बात कर रही थी। क्या दिन आ गए हैं, सच में ओल्ड इज गोल्ड। निहारिका जी दोनों को हैरान देख के बोली, मेरी छोड़ो, मैंने तो काफी टेस्ट सर्विस लेने के बाद तुम्हारे अंकल को अपने लाइफ पार्टनर के रूप में सिलेक्ट किया था, बाकी तुम लोगों का क्या अपडेट है? तुम दोनों की गाड़ी कुछ आगे बढ़ी कि अभी वही स्पीड ब्रेकर पर अटके हो? सच में अपनी लेडी डॉन महान थी। दिशा ने बेचारों सा मुंह बना लिया। लेकिन रिधिमा नॉर्मल थी, उसको थोड़ी ना जन्य को पटाना था, वो तो ऐश काटने आई थी, सबके साथ रहने आई थी, पति पटाने थोड़ी ना। अब देखो भाई, जन्य से शादी हो गई तो बॉयफ्रेंड नहीं बोल सकते ना, इसलिए पति। निहारिका जी दिशा के एक्सप्रेशन देख के ही समझ गई उसकी गाड़ी अभी वही है, लेकिन रिधिमा को देख के वो बोली, वैसे तुमको झूठ बोलने की अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत है। रिधिमा ना समझी से निहारिका जी को देखने लगी तो निहारिका जी एक शरारती मुस्कान के साथ बोली, मुझे पता है उस दिन तुम दोनों की शादी नहीं हुई थी। रिधिमा की आंखें फैल गई और वो हैरानी से बोली, आपको पता था, फिर आपने हमारी शादी जबरदस्ती क्यों करवाई? निहारिका जी मुस्कुरा दी और सबको बैठने का इशारा करते हुए अदा को अपने साथ लेकर बैठ गई और रिधिमा से बोली,
तुम अब मेरे फूल से बेटे को ऐसे परेशान करोगी तो क्या मैं ऐसे ही जाने दूंगी। रिधिमा ने रोने सी शक्ल बना ली और धीरे से बोली, वो बिल्डोजर फूल, वो तो कांटा। अरे नहीं नहीं, कांटा क्या, पूरा का पूरा कैक्टस का बगीचा है। उसका बस चले तो मुझे कैक्टस चुभा चुभा के इतने छेद करे कि मैं रिधिमा से छेदी लाल बन जाऊं। रिधिमा बड़बड़ा रही थी तो निहारिका जी सीरियस होकर बोली, और दूसरी वजह थी, मुझे जन्य की लाइफ में कोई चाहिए था जिससे उसका खुद का कोई परिवार हो। कहने को हम सब है और हमेशा रहेंगे भी, लेकिन जब अपने बच्चे होते हैं ना, उनसे जो परिवार बनता है उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। रिधिमा सीरियस हो गई और बोली, जन्य का परिवार नहीं है क्या? निहारिका जी गहरी सांस लेकर बोली, जन्य गिरीश भाई साहब के ड्राइवर का बेटा है। जन्य जब 10 साल का था तब गिरीश भाई साहब के ऊपर अटैक हुआ, जिसमें जन्य के पापा ने गिरीश भाई साहब को बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। गिरीश भाई साहब ने जन्य की पूरी जिम्मेदारी उठा ली, लेकिन जन्य की माँ, मुझे नहीं पता उसने सही किया या गलत, हर इंसान की अपनी एक सोच होती है। जन्य अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था और एक दिन उसकी माँ जन्य को अकेला छोड़ के किसी और के साथ चली गई। फिर गिरीश भाई साहब जन्य को अपना बेटा बना के अपने घर ले आए। तनय और अधिप तो जब 2 साल के थे तब से दोस्त थे, फिर उनकी गैंग में जन्य भी शामिल हो गया और तीनों आज तक साथ है। तीनों ने स्कूल कॉलेज सब साथ में किया। तीनों भाई जैसे क्या भाई ही है। रिधिमा ध्यान से निहारिका जी की बातें सुन रही थी। निहारिका जी अपना सिर झटकते हुए बोली, अरे मैं भी क्या लेकर बैठ गई, तुम तीनों वो भी अकेले ऐसे अचानक, सब ठीक तो है ना? निहारिका जी की बात सुन के अदा जो इतनी देर से शांत बैठी थी वो तपाक से बोली, हाँ हमने कांड कर दिया, इसलिए हम बचाव के लिए आपकी शरण में आए हैं। अदा की बात सुन के दिशा और रिधिमा दोनों ने अपना सिर पीट लिया। सच्चाई की मूर्त, इतना सच बोलना भी अच्छा नहीं होता। दोनों के मन में यही चल रहा था। निहारिका जी ने दोनों की तरफ शक भरी नजरों से देखा तो दिशा को सब सच बताना सही लगा और उसने निहारिका जी को सब सच सच बता दिया। निहारिका जी तो अपना पेट पकड़ के हंसने लगी। भाई हंसने वाली बात ही थी। उनके रफ एंड टफ छोरों को इन 3 छोरियों ने बर्फ बर्फ कर दिया। निहारिका जी ने अपने आप को संभाला और बोली, तुम तीनों थक गए होगे, जाओ थोड़ी देर आराम कर लो, वो तीनों आएंगे तो मैं संभाल लूंगी। दिशा और रिधिमा ने जल्दी से अपना सिर हिला दिया और अदा को उठा के खड़ा किया और दिशा दोनों को तनय के रूम, मतलब अपने रूम में ले गई। अदा लेटे हुए मासूमियत से बोली, पर मुझे थोड़ी देर और बर्फ से खेलना था, यहाँ भी बर्फ मंगाए क्या? दिशा और रिधिमा एक साथ चीख पड़ी, नहीं। अदा शौक होकर दोनों को देखने लगी, फिर बोली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये कितना बोरिंग है। रिधिमा लेटे हुए अदा के सामने हाथ जोड़ के बोली, माते तुम्हारे बोरिंग को दूर करने निकले तो हम दोनों बोरी में बंधे किसी हाईवे से लटके नजर आएंगे और फिर हमारा हाईवे ए हो जाएगा। अदा ने मासूम सा मुंह बना लिया तो दिशा अदा के पास खिसक के आई और बोली, अच्छा तुम उदास मत हो, हम बिना पानी के भी तूफानी कर सकते हैं। अदा की आंखों में चमक आ गई और वो बोली, कैसे? दिशा बस मुस्कुरा दी। दूसरी तरफ अधिप, जन्य और तनय तीनों वैसे ही गीले कपड़ों में तनय के घर आ गए थे। अदा के हाथ में जो रिंग थी उसमें ट्रैकिंग डिवाइस लगा था। अदा तनय के घर आई है ये जान के अधिप का दिल कुछ शांत हुआ था, पर गुस्सा नहीं। लेकिन उसके गुस्सा करने से कोई फायदा था क्या? तीनों परियों की रानी परी निहारिका जी जो बैठी थी उनको अपनी सुरक्षा क्षेत्र में लेकर तीनों अंदर आए तो निहारिका जी सीरियस फेस के साथ सोफे पर पैर डाल के बैठी थी। निहारिका जी को देख के तीनों वहीं रुक गए। तनय अपनी मॉम को गुस्सा में देख के थोड़ा सोच में पड़ गया, क्योंकि निहारिका जी सीरियस बहुत ही रेयर केस में होती थी।
तनय थोड़ा आगे आते हुए बोला, मॉम। पर उसने आगे बढ़ने के लिए अपना कदम बढ़ाया ही था कि निहारिका जी अपनी सीरियस आवाज में बोली, वहीं खड़े रहो। और खुद उठ के तीनों के पास आने लगी। तीनों और भी सीरियस हो गए। तनय धीरे से जन्य और अधिप से बोला, भाई ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है जैसे चप्पल से मार पड़ने वाली है। अधिप ने गुस्से में नजरें तिरछी करके तनय को देखा तो तनय बेचारों सा बोला, भाई ऐसे मत देख, गट फीलिंग बोल रही है। दोनों कांडी लड़कियों ने मेरी माँ को अपने शैतानी दिमाग से कोई गलत घुट्टी पीला के मेरी माँ को अपने बस में कर लिया है। जन्य ने निहारिका जी को अपने पास आते देखा तो धीरे से बोला, तू चुप कर, कुछ नहीं भी होगा ना, तो भी तेरी बकवास सुन के आंटी हमको पीट देगी। तनय ने मुंह बना लिया। निहारिका तीनों के सामने आके खड़ी हो गई और अपने हाथ बांधते हुए बोली, तुम तीनों कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहे हो। तीनों सीरियस तो वैसे ही थे, अब और सोच में पड़ गए। क्या कथा सुनाई है रिधिमा और दिशा ने निहारिका जी को। निहारिका जी आगे बोली, तुम तीनों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है, मेरी फूल जैसी बहुओं को मारोगे। तीनों की आंखें फैल गई। उन्होंने मारा अपनी अपनी बीवियों को। ये तो घोर क्या घनघोर झूठ था। तनय तो बेचारा इतना शौक में था कि उसका नाम कर रहा था। वो अपनी माँ को अपनी टी शर्ट निकाल के अपनी पीठ का हाल दिखाए और बोले, जिस फूल की वो बात कर रही है उसने कितने कांटे मारने हैं उसकी पीठ पर। बेचारा वो तो सालों साल ठंडा पानी नहीं पिएगा। बर्फ देखना तो बहुत दूर की बात थी, वो तो अब दारू में भी छोटी सी आइस क्यूब तक ना डालेगा। तनय सोच रहा था कि निहारिका जी थोड़ा नाराज होने का नाटक करते हुए बोली, सीधा जाओ और अपनी अपनी बीवियों से कान पकड़ के माफी मांगो, वरना अब तीनों यही रहेगी। तनय और जन्य को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उनके लिए तो अच्छा ही था, लेकिन अधिप का दिल बैठ के सीधा पाताल लोक पहुंच गया। उसकी क्यूट अदा उससे दूर नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। अधिप ने निहारिका जी की बात पर बस ऐसे ही ओके बोल दिया और इधर उधर देखते हुए फिर बोला, अदा कहाँ है। जन्य और तनय हैरानी से अधिप को देखने लगे। उनके कटर दोस्त ने बिना गलती के माफी, वो भी कान पकड़ के, मांगने के लिए हामी भर दी। असंभव। पर दोनों को कौन समझाए, प्यार में पड़ा इंसान माफी क्या कुछ भी कर सकता है। और अदा जैसी बंदी के लिए तो इंसान जहर खा के भूत बन के उसको पटा ले। यहाँ तो बस कान पकड़ने थे। लेकिन निहारिका जी मुस्कुरा दी और बोली, वो ऊपर तनय के रूम में है। अधिप ने फिर न कुछ सोचा न किसी की परवाह की, सीधा तनय के रूम की तरफ भागा। अब समझो यारो अपने हीरो के दिल का क्या हाल हो रखा होगा। एक तो उसकी क्यूट बीवी, ऊपर से अप्सरा लुक में कहर बरस रहा था। अधिप भागा तो निहारिका जी जन्य और तनय को घूरते हुए बोली, तुम दोनों को भेजने के लिए अलग से इनविटेशन भेजना पड़ेगा क्या। दोनों ने मुंह बना लिया। निहारिका जी फिर तेज आवाज में बोली, जाओ माफी मांगो जाके। दोनों अब क्या करते, मजबूरी में उनको भी जाना पड़ा। अधिप भागते हुए रूम में आया और बिना सोचे उसने डोर ओपन कर दिया तो रूम का नजारा देख के उसका मुंह फट गया। तनय और जन्य भी रूम में आए तो दोनों का भी हाल अधिप जैसा था, बस दोनों के मुंह से अपने आप निकल पड़ा, ओ तेरी। सामने का नजारा ही कुछ ऐसा था। रूम में फुल वॉल्यूम में गाना बज रहा था, लटे उलझा के। ऊपर से अदा और रिधिमा बेड पर खड़ी थी और रिधिमा अदा की साड़ी का पल्लू मुंह में फंसाए हाथों को हवा में स्विंग करते हुए गाने पर डांस कर रही थी। और दिशा नीचे खड़ी मुंह में थोड़ी कॉटन को फंसाए बाकी कॉटन को नोट के जैसे रिधिमा और अदा पर उड़ा रही थी। कयामत तो इस बात की थी कि अदा का पेट दिख रहा था। रिधिमा ने पीछे से नहीं आगे से अदा का पल्लू मुंह में फंसाया था, जिससे पल्लू उसके शोल्डर पर नहीं था। अदा को ऐसे देख के अधिप का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच चुका था, बस आसमान में आग लगनी बाकी थी।
साड़ी पहन के कम कहर ढाया था जो अदा अपनी पतली कमर दिखा के परमाणु बॉम्ब अधिप के दिल पर फेंक रही थी। आज कहीं अधिप अपने अंदर हो रहे ब्लास्ट से ही ना फूट के बिखर जाए। अधिप गुस्से में कोई एक्शन लेता उससे पहले गाना अपने आप चेंज हुआ। तीनों ने डीजे मिक्स सॉन्ग की प्लेलिस्ट प्ले की थी। डॉट की दूसरा गाना सुनते ही तीनों उछल उछल के चिल्लाने लगी। अदा को ऐसे चिल्लाते देख अधिप के कदम रुक गए और उसको मुट्ठी कस गई। भाई मुट्ठी क्या, उसका दिल ही कस गया था। रिधिमा जो मुंह में पल्लू दबाए अदा के बिल्कुल पास आके उसके सामने से चिपक के डांस कर रही थी। तीनों चिल्लाते हुए उछल के घूमी तो डोर पर अपनी भैंसों ओ अपने भैंसा ओ भाई मतलब अपने हीरो को देख के तीनों की भैंस चारा खाने चली गई। अब तो रिधिमा को शैतान का देवता भी न बचा सकता। पर अदा के कूदते ही उसका पल्लू खींचा और रिधिमा के दांत चिर गए, उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अदा ने रिधिमा की चीख सुन के पलट के देखा तो रिधिमा अभी भी अधिप को देख रही थी। अधिप अपनी लाल पड़ी आंखों से रिधिमा को देख रहा था। भाई देखता भी क्यों ना, अपने हीरो की जलन की फैक्ट्री है, भूल गए क्या आप लोग? जलन ले लो जलन। ऊपर से अधिप का गुस्सा आग में इसलिए बदल गया था क्योंकि अब तो अदा का पेट और साफ दिख रहा था। उसका पल्लू नीचे पड़ा था। अदा ने क्रॉप टॉप पहना था, पल्लू था तो पेट इतना साफ नहीं दिख रहा था। और डांस करने में भी रिधिमा उसके सामने थी तो बस साइड से उसकी कमर दिख रही थी। पर अब तो भाई साहब उसकी साफ दिखती बैली देख के अधिप का दिल अंगारे उगलने को तैयार था। रिधिमा की हिम्मत कैसे हुई उसकी क्यूट बीवी का पल्लू मुंह में भरने की? लड़की हुई तो क्या हुआ, उसकी बीवी का पल्लू मुंह में भरेगी। अधिप अपने दिल के अंगारे निकाल के रिधिमा के मुंह में ठूसा देगा। अदा ऐसे ही बिना पल्लू के खड़ी थी कि अधिप गुस्से में अदा के पास आया और बेड सीट खींच ली। दिशा और जमीन पर पड़ी रिधिमा हैरानी से बस अधिप को देखती रह गई और इस बार फिर अपनी अदा को कोई भी एक्सप्रेशन देने का मौका नहीं मिला। अपना हीरो भाई बड़ा अटेंशन हंग्री है, हर बार अपनी हीरोइन के एक्सप्रेशन खा जाता है। पर वो भी बेचारा क्या करे, अपने दिल के हाथों मजबूर। कैसे संभाले अपने दिल को? इतनी क्यूट बीवी पाके जहां उसकी किस्मत चमकी थी वहीं बेचारा अपने दिल से हार गया था। किसी दिन बेचारे का दिल जल के राख न बन जाए और अपनी अदा उस राख से बर्तन घिस डाले। पर अधिप को तो अपनी अदा से मतलब था। अधिप ने जल्दी से अदा को फिर किडनैपर जैसे किडनैप किया और उसको अपने कंधे पर लाद के ले गया। बेचारी रिधिमा जो अधिप को देख के डर से कांप रही थी, वो बेड सीट खींचने से धम से नीचे मैट पर गिरी।